Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा ये क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 4 के कोर्स का जो पेपर 10 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लोक प्रशासन का, उसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 3 की चर्चा आज करेंगे। और यूनिट 3 के अंतर्गत हमें मेथोडोलॉजी एंड अप्रोचेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। मतलब कि लोक प्रशासन की जो अध्ययन प्रणाली है या लोक प्रशासन के जो उपागम हैं उनकी चर्चा हमें करनी है कि किस मेथड्स के द्वारा लोक प्रशासन को पढ़ने के लिए कौन कौन से मेथड्स अपनाए जाते हैं या कौन कौन से उपागम हैं उसके, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि इसमें किसी स्पेसिफिक उपागम के बारे में दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम सभी जितने भी उपागम हैं उन सभी की चर्चा जो है वो हम लोग शॉर्ट में, ब्रीफ में करेंगे। तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं अब। तो लोक प्रशासन का जो अध्ययन प्रणाली है, अध्ययन प्रणाली में कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, तो एलवुड ने एक उदाहरण दिया है कि जीव विज्ञान के लिए जो महत्व जो हो सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र होता है उसका होता है, माइक्रोस्कोप का होता है। और ज्योतिष विज्ञान के लिए जो उपयोग जो दूरदर्शक का यंत्र का होता है, वही उपयोग जो है और महत्व सामाजिक विज्ञानों के लिए वैज्ञानिक पद्धति का होता है। और चार्ल्स आइजमैन ने लिखा है कि विज्ञान की प्रणाली से दर्शन और रीति रिवाज की उन बौद्धिक प्रक्रियाओं से अभिप्राय है जिनके उपयोग से वस्तुतः सामग्री के आधार पर वे उन सत्यों को पाने का प्रयत्न करते हैं और जो उनके लक्ष्य हैं और उनकी वे खोज करते हैं और निरूपित तथा जांच करते हैं। वैसे प्रणाली शब्द एवं और भी जो है अस्पष्ट और उलझन से खाली नहीं है। और मैसिनो सल्डाडोरी ने भी लिखा है कि एक प्रशासनिक सत्य की खोज में व्यस्त मन की एक तर्कना परक जो क्रिया है, किंतु कभी कभी तथ्यों को एकत्रित करने के तकनीक के ढंग जो होते हैं ढंग के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनेक बार इस शब्द का प्रयोग विशेषज्ञों के दृष्टिकोण के लिए भी किया जाता है। और यही नहीं, अध्ययन और खोज के सामान्य वातावरण का उल्लेख करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन के लिए दो पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। जनरली अवगमनात्मक पद्धति तथा निगमनात्मक पद्धति जो है उसका प्रयोग किया जाता है। निगमनात्मक जो पद्धति के अंतर्गत हम सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं और जो अवगमनात्मक जो पद्धति है, इंडक्टिव मेथड्स है, के अंतर्गत हम विशेष वस्तु का अध्ययन, पर्यवेक्षण तथा परीक्षण के उपरांत सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। और सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के लिए कोई भी एक पद्धति जो है वो पर्याप्त नहीं हो सकती है। उन्हें सभी संभव पद्धतियों तथा दृष्टिकोणों का अवलंबन कर यह देखना होता है कि वे उसे किस प्रकार में और किस परिणाम की ओर ले जाते हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन के कई उपागम और या दृष्टिकोण जो है वो प्रचलित हैं। और दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत समस्याएं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियों और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री आती है। दूसरे शब्दों में, दृष्टिकोण का अर्थ है मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। किसी भी घटना के अध्ययन के लिए
अनेक दृष्टिकोण या उपागम हो सकते हैं। किसी दृष्टिकोण की सर्वग्राह्यता सब तथ्यों को अपने ही परिप्रेक्ष्य में देखती है और जिस घटना के बारे में यह विचार करती है उस घटना की व्याख्या भी उसी दृष्टिकोण से करती है। दृष्टिकोण का अगला चरण जो होता है वो सिद्धांत कहलाता है। और जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे निकल जाता है तो तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेती है। और सिद्धांत वे प्रस्थापनाएं हैं जिनसे किसी वस्तु की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। सिद्धांत का मुख्य कार्य व्याख्या करना होता है और लोक प्रशासन के बारे में दृष्टिकोणों में भिन्नता भी पाई जाती है इसके अध्ययन के दृष्टिकोणों में। और उसके अध्ययन को हम जो मुख्य रूप से 3 दृष्टिकोण के अंतर्गत इसका अध्ययन कर सकते हैं। और जो पहला दृष्टिकोण होता है वो होता है व्यवहारवादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण, जिसको इंग्लिश में ट्रेडिशनल और स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं। दूसरा जो लोक प्रशासन का जो अध्ययन का तरीका है या उपागम है वो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बिहेवियरल अप्रोच। और तीसरा जो है वो है व्यवस्था दृष्टिकोण, सिस्टम अप्रोच। तो ये 3 तरह के दृष्टिकोण जो है वो अपनाए जाते हैं लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए। और अब हम इन अध्ययनों को जो है इनमें से हम अलग अलग इसको अलग अलग इनका हम अध्ययन करेंगे। तो जो लोक प्रशासन के अंतर्गत जो उपागम जो आते हैं उनमें बहुत सारे उपागम आते हैं जैसा कि हमने बताया। और हमने ये भी बताया कि इसको अध्ययन के दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड करके इसको हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि इसमें जो है और क्या क्या उपागम आ सकते हैं। तो दार्शनिक उपागम एक आता है जिसको फिलोसफिकल अप्रोच कहते हैं। और फिलोसफिकल अप्रोच क्या है? तो दार्शनिक उपागम को लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागमों में सर्वाधिक प्राचीन एवं वर्णनात्मक उपागम जो है वो माना जाता है। और इस उपागम के द्वारा काल्पनिक एवं मूल्यात्मक विवेचन के माध्यम से लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। इस उपागम के समर्थकों में प्राचीन यूनानी विचारक तथा राजनीतिक दर्शन के जनक प्लेटो के साथ साथ ब्रिटिश समझौतावादी विचारक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक के नाम लिए जा सकते हैं। प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय विचारकों में क्रमशः भीष्म और विवेकानंद के नाम प्रमुख हैं। तो ये कुछ जो हैं वो दार्शनिक उपागम के अंतर्गत आने वाले विचारक हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो उपागम आता है लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए वो ऐतिहासिक उपागम होता है। और लोक प्रशासन के अध्ययन का एक अन्य जो है प्राचीन उपागम ऐतिहासिक हिस्टोरिकल अप्रोच है। और जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक संदर्भ में लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र को समझने का प्रयास किया जाता है। वस्तुतः इस उपागम की मान्यता यह है कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को अनदेखा करके किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन जो है वो संभव नहीं है। आधुनिक विदेशी विद्वान जो हैं एल.डी. वाइट और प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य ने भी इस उपागम के माध्यम से जो है वो लोक प्रशासन को समझाने का प्रयास किया है तथा अपने प्रमुख रचनाओं में इस पद्धति को महत्वपूर्ण आधार बनाया है अपने अध्ययन के लिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो उपागम होता है वो है वैधानिक उपागम, जिसे लीगल अप्रोच कहते हैं। और ये लीगल अप्रोच क्या है? तो वैधानिक उपागम के द्वारा लोक प्रशासन के अध्ययन के वैधानिक संरचना पर बल दिया जाता है। वस्तुतः इसके नामकरण के पीछे इसकी यही मान्यता काम करती है कि यह उपागम लोक प्रशासन को कानून का एक भाग मानता है और इसलिए संवैधानिक संरचना या कानून क्रियान्वयन पर
यह विशेष जोर देता है तथा उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन का अध्ययन भी करता है। इस उपागम के महत्वपूर्ण समर्थक अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक एफ.एम. गुडनाव हैं और फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम जैसे महाद्वीपीय जो देश हैं, देश में इनका आधुनिक प्रयोग होता है और ऐसे अमेरिका और ब्रिटेन में भी इसका प्रयोग की वकालत की जा रही है। चौथा जो महत्वपूर्ण उपागम लोक प्रशासन का है वह है केस पद्धति पर आधारित उपागम, अप्रोच बेस्ड ऑन द केस मेथड। तो केस पद्धति पर आधारित उपागम भी एक नवीन उपागम है और जिसका प्रयोग अमेरिका तथा भारत में हो रहा है और इस प्रयोग के अंतर्गत किसी विशेष घटना के परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन को समझने का प्रयास किया जाता है। इस उपागम के समर्थक विद्वानों में एच. स्टीन तथा डी. वॉल्डो के नाम प्रमुख हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन के उपयुक्त उपागमों का प्रयोग, बहुत सारे उपागमों का प्रयोग होता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि लोक प्रशासन के अध्ययन में अन्य उपागम नहीं है। लोक प्रशासन में अध्ययन के कुछ अन्य उपागम हैं, जैसे संरचनात्मक उपागम, वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, मानव संबंध उपागम, व्यवहारवादी उपागम, व्यवस्थावादी उपागम, तुलनात्मक पद्धति, पारिस्थितिकी उपागम और लोक चयन उपागम। तो इतने सारे जो है वो लोक प्रशासन के उपागम होते हैं। लेकिन जो हमें जो पढ़ना है, चूँकि हमारे कोर्स में कोई पर्टिकुलर किसी अप्रोच के बारे में नहीं बोला गया है, इसलिए हम लोग थोड़ा सभी के बारे में पढ़े। और अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से लोक प्रशासन के अध्ययन में बहुत सारे उपागम जो हैं वो यूज होते हैं, जैसे कि दार्शनिक फिलोसॉफिकल उपागम, ऐतिहासिक उपागम, हिस्टोरिकल उपागम, वैधानिक लीगल उपागम, केस पद्धति केस जो है मेथड्स उपागम, और उसके साथ साथ बहुत सारे मानव संबंध, परिस्थितिकी, तुलनात्मक व्यवस्था, लोक चयन उपागम, बहुत सारे वैज्ञानिक प्रबंध उपागम आदि जो हैं वो बहुत प्रमुख हैं। लेकिन जो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे शुरुआत में कि जो लोक प्रशासन के बारे में जो दृष्टिकोण है, उसके अध्ययन के बारे में जो दृष्टिकोण है, जो मैथोडोलॉजी है, उसको ध्यान में रखते हुए इसके अध्ययन को हम जो है वो मुख्यतः जो है वो 3 भाग श्रेणियों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। और जिसमें जो पहला श्रेणी मैंने बताया वो है परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण, जिसको ट्रेडिशनल और स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं। दूसरा व्यवहारवादी बिहेवियरलिज्म अप्रोच, और तीसरा है व्यवस्थावादी दृष्टिकोण, जिसको हम लोग सिस्टम अप्रोच कहते हैं। तो अब 1 बाय 1 हम तीनों उपागमों की चर्चा करेंगे। और आज के क्लास में पहले हम जो है वो परंपरावादी या संगठनात्मक जो दृष्टिकोण है, अप्रोच है, उपागम है, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो परंपरावादी जो दृष्टिकोण है या संगठनात्मक दृष्टिकोण है वो क्या है। तो संगठनात्मक जो परंपरावादी दृष्टिकोण को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, तो परंपरावादी दृष्टिकोण को संगठनात्मक, वैधानिक, औपचारिक, ऐतिहासिक, विशुद्ध, विचारात्मक तथा वर्णनात्मक, इतने सारे नामों से इसको जाना जाता है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बहुत सारे नाम बताए और भी, लेकिन हम जो है अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो देखिए, मैंने उसमें जो नाम बताया उसमें से बहुत सारे नाम इसमें भी हैं, जैसे कि लीगल, संगठनात्मक, ऐतिहासिक, तो ये सारे चीज़ इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो जो हमारा परंपरावादी जो दृष्टिकोण होता है, उस दृष्टिकोण के अंतर्गत जो है ये सारे नाम आते हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल, लीगल, फॉर्मल, हिस्टोरिकल, नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, हर और प्रोस्पेक्टिव अप्रोचेस। तो ये सारे अप्रोच जो हैं, फिर से मैं आपको एक बार इसकी चर्चा करती हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बीए के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, आगे अगर आप एमए की पढ़ाई करेंगे तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्पेशली जब नेट जेट का एग्ज़ाम आप लोग देंगे पीजी में, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, तो इसलिए भी यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, हम लोग एग्ज़ाम के समय कंफ्यूज कर जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो कौन से किसका हिस्सा था। तो जो परंपरावादी जो उपागम है, परंपरागत जो उपागम है, उसको जो हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, और यह एक महत्वपूर्ण और पहला जो है लोक प्रशासन को समझने का, जानने का, उसके अध्ययन करने का एक पद्धति है, मेथड्स है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इसको संगठनात्मक, वैधानिक, औपचारिक, ऐतिहासिक, विशुद्ध, विचारात्मक तथा वर्णनात्मक दृष्टिकोण आदि के नामों से इसको हम जाना जाता है या कहा जाता है। और इस दृष्टिकोण के जो प्रमुख समर्थक हैं, ये परंपरावादी दृष्टिकोण के जो प्रमुख समर्थक हैं, उसमें वाइट, एल.डी. वाइट, बिलोवी तथा एंडरसन, ये 3 जो नाम है परंपरावादी दृष्टिकोण को जो है वो मानकर चलते हैं या उसके समर्थक हैं। और लोक प्रशासन की मूल समस्या संगठन के कानूनी ढांचे से जन्म लेती है, और जो संगठन के अंतः संबंधों को औपचारिकता से प्रस्तुत कर उनकी समस्याओं के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं। और इस दृष्टिकोण के लेखक संगठन के सिद्धांत, संगठनों की विविधताएं एवं संगठन को क्या करना चाहिए आदि प्रश्न को आधार बनाकर चलते हैं। और इस विचारधारा के लेखकों ने प्रायोजन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण का क्षेत्र, नौकरशाही आदि के सिद्धांतों को इस तरह देखते हैं जैसे कि ये संरचना या ढांचे के प्रश्न हों। उसके बाद लूथर गुलिक और उर्विक, फियोल, मूने आदि विचारकों ने अपने संगठन के ग्राफ और मानचित्र में प्रस्तुत किए हैं इसको, परंतु इस दृष्टिकोण की पर्याप्त आलोचना भी की गई है। और पहली आलोचना जो कही गई है कि यह लोक प्रशासन के क्षेत्र को इतना संकीर्ण बना देते हैं, उसे पृथक से अध्ययन शास्त्र कहना कठिन होगा। दूसरा चीज, वर्णन पर केंद्रित ये अध्ययन इतने सत्य ही लगते हैं कि उसमें विवेचना और विश्लेषण का अभाव नहीं दिखाई देता, मतलब उसे नहीं किया। तो इस 2 आधार पर इन सिद्धांतों की जो है वो आलोचना आलोचकों के द्वारा की गई है। इसके बाद परंपरावादी या संगठनात्मक जो दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए जो पद्धतियां अपनाई जाती हैं, वो पद्धतियां जो हैं वो निम्न है। अभी हमने क्या देखा, दृष्टिकोण का जो चरम रूप जो होता है वो सिद्धांत, तभी हम सिद्धांत बनाते हैं। और जब दृष्टिकोण किस मेथड से होता हुआ पहुंचता है दृष्टिकोण तक, तो उसको अध्ययन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स बनाए गए हैं कि किस पद्धति से जो है ये जो आपका परंपरागत या संगठनात्मक दृष्टिकोण है, इसमें कौन कौन सी पद्धतियां हम यूज कर सकते हैं स्टडी के लिए। तो इसमें जो पहला जो इसको हम यूज़ कर सकते हैं जो मेथड्स, वो है ऐतिहासिक पद्धति, मतलब उसको हिस्टोरिकल मेथड्स। दूसरा है कानूनी पद्धति, लीगल मेथड्स। तीसरा है विषय वस्तु पद्धति, जिसको हम लोग सब्जेक्ट मैटर मेथड्स कहते हैं। चौथा है वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट। पांचवा है जीवन वृत्तात्मक पद्धति, जिसको बायोग्राफिकल मेथड्स कहते हैं। और अंतिम है राजनीतिक पद्धति, जिसको पॉलिटिकल मेथड्स कहते हैं। अब हम इनको 1 by 1 समझेंगे कि इन सभी मेथड्स के द्वारा किस तरह हम लोक प्रशासन का अध्ययन जो है वो अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और ये सभी जो मेथड्स जो हैं वो परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत अपनाए जाते हैं। और इसमें जो पहला था, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड। तो इसका क्या मतलब है, इसमें अध्ययन कैसे होता है, तो अब हम उसको जानते हैं। तो ऐतिहासिक पद्धति समाज शास्त्रों के अध्ययन की एक बड़ी ही परंपरागत विधि है,
और और जो इसमें अध्ययन के क्षेत्र विशेष की संस्थाओं के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किया जाता है। और पोलक एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक प्रणाली संस्थाएं क्या हैं और क्या रूप ले रही हैं जैसे प्रश्नों की व्याख्या इस दृष्टि से करती है कि वे क्या थीं और जैसे भी वे बन गईं कैसे बन गईं। तो इसका अध्ययन मतलब इतिहास में वो कैसी थी और अभी वो कैसे बन गई, तो इस आधार पर, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, इस मेथड्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः इस प्रणाली से हमें न केवल भूतकाल की व्याख्या प्राप्त होती है, अपितु हमें भविष्य के विवेचन के लिए भी कुछ जो है बुनियादी सिद्धांत प्राप्त हो जाते हैं। और इसका लाभ यह है कि मनुष्य पिछले अनुभव से लाभ उठा सकता है और हमें यह ज्ञात होता है कि भारत में सचिवालय का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, और प्रशासन में जो है सचिवालय के विभिन्न कालों में क्या योगदान था, और जो हम वर्तमान काल में हैं कि शैक्षणिक स्तर पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक अध्ययन को ऐतिहासिक होना चाहिए और ऐतिहासिक अध्ययन के बिना राजनीतिक और प्रशासनिक शिक्षा अधूरी रहती है। तो इस अध्ययन के द्वारा हम इतिहास के माध्यम से जो वर्तमान में जो चीज़ भी है वह जो भविष्य में जो थी या पहले कैसी थी और उसका स्वरूप कैसे बदला, इस बात का अध्ययन जो है हम इतिहास के माध्यम से करते हैं और उनका एक सिस्टमेटिक जो है अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्तमान में जो ये संस्थाएं हैं वो आज ऐसी क्यों हैं। तो ये है इसका पहला अप्रोच। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण जो मेथड्स है परंपरागत संगठनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत, वह है कानूनी पद्धति, जिसको इंग्लिश में लीगल मेथड्स कहते हैं। तो लीगल मेथड्स के अंतर्गत लोक प्रशासन के अध्ययन के संबंध में कानूनी पद्धति का प्रयोग जो है वो जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस आदि देशों में हुआ है। वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन विधि का ही क्रमबद्ध अध्ययन है, वुड्रो विल्सन ने कहा है। और इन देशों में कानून के दो भाग हैं, संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून। संवैधानिक कानून का ध्येय मौलिक रूप से सरकार के तीनों अंगों का पृथक पृथक रूप में वर्णन करना तथा उनके संबंधों की व्यापक व्याख्या करना है। इसके विपरीत प्रशासनिक कानून में राज्य, जिले, स्थानीय शासन की संस्थाएं, सार्वजनिक निगमों, सत्ता तथा दायित्वों आदि का वर्णन मिलता है। उसके बाद अमेरिका तथा इंग्लैंड में भी इस पद्धति का प्रयोग जो है वो बढ़ रहा है और तथा इससे प्रेरित होकर वहाँ प्रशासनिक कानून तथा प्रशासकीय न्याय का जो अध्याय है वो भी आरंभ हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियामक अभिकरणों और उनकी क्रियाओं के संबंध में बहुत कुछ कानूनी दृष्टिकोण को अपनाया जाता है और लोक प्रशासन को देश काल के कानूनी ढांचे में काम करना होता है। अतः उस ढांचे पर प्रकाश डालने के लिए कानूनी दृष्टिकोण का उपयोग सिद्ध किया जाता है या सिद्ध होता है। फिर भी इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टियों की उपेक्षा की गई है और यह इसकी जो है एक कमजोरी है या एक दोष है जो कानूनी पद्धति है उसकी। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो मेथड्स है वो है विषय वस्तु पद्धति, जिसको सब्जेक्ट मैटर मेथड्स कहते हैं। तो ये क्या है, अब इसको हम जानते हैं कि यह पद्धति लोक प्रशासन की किन्हीं सामान्य तकनीकों का अध्ययन करने की बजाय उसकी विशेष सेवाओं अथवा उसके कार्यक्रमों में व्यक्तिगत जो है वो अध्ययन पर बल देती है। उदाहरण के लिए शिक्षा, प्रतिरक्षा, पुलिस, राजस्व का निर्धारण,
एवं संग्रह आदि विशिष्ट विभाग पृथक पृथक रूप से अध्ययन की विषय वस्तु बनते हैं। इंग्लैंड और भारत में इस पद्धति का प्रयोग इन विशेष सेवाओं के अध्ययन के लिए काफ़ी समय से किया जा रहा है और हाल ही के वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में भी इस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। इस अध्ययन दृष्टिकोण में अंतर्निहित दर्शन यह है कि संगठन और प्रशासन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के दो प्रभावशाली साधन हैं तथा उन्हें पृथक करके वांछित लक्ष्यों की उपलब्धि नहीं हो सकती है, और इस प्रकार इस पद्धति के अंतर्गत लोक प्रशासन की समस्याओं पर आंगिक दृष्टिकोण से विचार किया जाता है तथा विषय वस्तु एवं पोस्टकाफ का सामंजस्य अध्ययन भी किया जाता है। लोक प्रशासन के परंपरागत रुझान उसके प्रक्रियागत स्वरूप जो है पोस्टकाफ जो पर जोर देने की थी, जबकि मूलभूत चिंता या तथ्यगत जो विषय थे को शामिल करना नहीं था, और सार्वजनिक नीति विषयक अध्ययन को इसके साथ जोड़ने के बाद लोक प्रशासन के जो अध्ययनकर्ता थे, अध्येता थे, के लिए विषय वस्तु को समझना भी अनिवार्य हो गया। तो ये हमारा तीसरा जो मेथड्स था विषय वस्तु पद्धति वो था। अब हम देखते हैं चौथा जो हमारा मेथड्स है वैज्ञानिक प्रबंध, वो क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। तो विगत बहुत से वर्षों से अमेरिका में लोक प्रशासन के संबंध में वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जा रहा है, और लोक प्रशासन के संबंध में वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक प्रबंध पद्धति के प्रयोग के अर्थ हैं कि हम किस सीमा तक पर्यवेक्षक, प्रयोग, विश्लेषण को अपनाकर कुछ सामान्य सिद्धांतों का निरूपण कर सकते हैं, जिनका सामान्य रूप से उसी प्रकार की स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय फ्रेडरिक टेलर को जाता है। टेलर, FW टेलर जिसका नाम है, टेलर के अनुसार निजी उद्योग क्षेत्र को लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्यकुशलता संबंधी समस्याएं एक सी हैं और उनमें कोई मौलिक विभिन्नता नहीं पाई जाती, अतः काम के समान सर्वोत्तम तरीके खोजे जा सकते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के कार्यक्रम के प्रबंध के लिए सर्वोत्तम सिद्धांत अथवा मार्ग वैज्ञानिक आधार पर खोजते हैं। अमेरिका में यह विचार बड़ी तेजी के साथ समर्थन प्राप्त करता रहा कि लोक प्रशासन में कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए निजी प्रशासन की भांति वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा का भी प्रयोग किया जा सकता है, और कतिपय निश्चितात्मक सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता है। और इस वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार प्रत्येक उत्पादक प्रक्रियाओं का मूल्यांकन तात्विक रूप से किया जाता है, और प्रत्येक कदम के लिए लागत के विश्लेषण के माध्यम से सक्षमता मापदंड तय किए जाते हैं। टेलर की मूल धारणा और नैतिक और तकनीकी में समय और गति का अध्ययन, लागत विश्लेषण, प्रोत्साहक वेतनमान, क्रियात्मक निगरानी, कार्मिकों का वैज्ञानिक ढंग से चयन और उनका सूक्ष्म परीक्षण आदि शामिल है। वैज्ञानिक प्रबंध पद्धति का तात्पर्य महत्व होते हुए भी इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है कि इससे मानवीय तत्व के महत्व की उपेक्षा की गई है, और लोक प्रशासन इस अर्थ में प्रयोगात्मक विज्ञान नहीं है कि इसमें किसी प्रयोगशाला में नियंत्रित प्रयोग हो सके, अपितु इस सीमित अर्थ में प्रयोगात्मक है कि जाने या अनजाने प्रशासन के क्षेत्र में निरंतर प्रयोग होते रहते हैं। तो ये है आपका वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, जिसमें FW टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत था उसकी चर्चा की गई है, और किस तरह से
इसकी आलोचना भी की गई है कि इसमें जो है मानवीय तत्वों की उपेक्षा की गई है और तकनीकी जो चीज़ें हैं उस पर विशेष फोकस किया गया है। तो इसके आधार पर भी जो ये भी इस पद्धति पर भी के आधार पर भी जो है लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। पांचवा जो है वो है जीवन वृत्तांत पद्धति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बायोग्राफिकल मेथड्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जीवन वृत्तांत पद्धति क्या है। तो प्रशासन के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मिलता जुलता ही जीवन वृत्तांत जो है वो संस्मरणात्मक, जिसको बोलते हैं हिंदी में, और भी दूसरा इसका नाम है, दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। और जीवन वृत्तात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है कि प्रसिद्ध अथवा वरिष्ठ प्रशासकों के अनुभव तथा उनके कार्यों के अभिलेख के अध्ययन की प्रणाली। ये संस्करण चाहे स्वयं उन्होंने लिखे हों अथवा दूसरों ने लिखे हों उनके बारे में, हर स्थिति में इसमें प्रशासनिक समस्याओं तथा निर्णय की प्रक्रिया का वास्तविक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। भारत में जीवन वृत्तांत या स्मरण लिखने की परंपरा उतनी विकसित नहीं है जितनी कि इंग्लैंड तथा अथवा अमेरिका में है। अभी हाल ही के वर्षों में बनर्जी की अंडर टू मास्टर कॉल की अनटोल्ड स्टोरी और धर्मवीर की जो एक रचना है, धर्मवीर की द मेमोरीज ऑफ सिविल सर्वेंट, नरूला की टेल टोल्ड बाय एन इडियट्स और गाडगिल की गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड, उसके बाद माधव गोडबोले की अनफिनिश्ड इनिंग्स और पीवी नरसिम्हा राव की द इनसाइडर आदि इसी श्रेणी की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा इन सब का नाम, जो जीवन वृत्तांत से संबंधित जो स्टडी है उसके माध्यम से किया जाता है। और इसमें एक कठिनाई यह रहती है कि ये जो जीवन वृत्तांत पद्धति है कि इसके द्वारा मतलब इनमें जो कठिनाई जो हमें मिलती है देखने को कि इसमें सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और की जीवन गाथाओं में प्रशासनिक कार्यों की अपेक्षा राजनीतिक महत्व की बात पर अधिक बल दिया गया है। और वर्तमान समय में इस दिशा में सचेत प्रयास किए जा रहे हैं तथा प्रशासनिक अनुभव वाले लोगों को इस बात के लिए तैयार करने की चेष्टा की जा रही है कि वे अपने अनुभवों को या तो स्वयं लिख कर डालें अथवा दूसरों को इसका अवसर प्रदान करें ताकि लोक प्रशासन के विज्ञान में प्रगति में इसमें सहायता मिल सके। मतलब केस जो आपका ये जीवन वृत्तांत है, तो जीवन के अंतर्गत जो भी व्यवहारिक चीज़ें लोग जो देखते हैं उसको एक स्टोरी के रूप में, एक वृत्तांत के रूप में जो है या तो वो स्वयं लिखते हैं या कोई दूसरा जो है उनके जीवन के बारे में लिखता है, जिसकी हमने चर्चा भी की कि पीवी नरसिम्हा राव की द इनसाइडर, अनफिनिश्ड इनिंग्स या टेल टोल्ड बाय एन इडियट या द मेमोरी ऑफ अ सिविल सर्वेंट, ये सारी जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, जीवन वृत्तांत हैं, वो भी एक स्टडी का माध्यम होती है लोक प्रशासन के अंतर्गत। आखिरी जो पद्धति है परंपरागत या संगठनात्मक पद्धति के अंतर्गत जो अंतिम पद्धति है जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं वो है राजनीतिक पद्धति, जिसको हम लोग पॉलिटिकल मेथड्स के नाम से हिंदी इंग्लिश में जानते हैं। और इसमें क्या होता है, तो इसके अंतर्गत प्रशासन अंततः एक राजनीतिक प्रक्रिया है ऐसी माना जाता है और प्रशासन राजनीतिक संरचना में ही काम करते हैं और प्रशासन स्वतः एक साध्य नहीं एवं साधन मात्र है, ये भी माना जाता है। अतः अच्छे प्रशासन की आवश्यकताएं देश की स्थिति, देश की स्थापित राजनीतिक व्यवस्था में ही ढूंढी जानी चाहिए और समाज ने राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से जो साध्य स्वीकार किया है उसे प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराना ही प्रशासन का काम है। प्रशासनिक समस्याएं सदैव
जो है सदैव ही राजनीतिक समस्याओं का अंग रहती हैं और अतः राजनीतिक दृष्टि से प्रशासनिक समस्याओं के अध्ययन की आवश्यकता है। और MP शर्मा के शब्दों में उन्होंने कहा है कि यह कहा जा सकता है कि प्रशासन राजनीतिक सिद्धांत तथा प्रचलित राजनीतिक मूल्यों का ही एक तत्व है और यदि लोक प्रशासन अपने आप में ही एक ध्येय बन जाता है तो उसका परिणाम यह होगा कि वह किसी न किसी प्रकार के निरंकुश होने की चेष्टा करेगा। अतः संगठन, कार्मिक प्रशासन आदि समस्याओं पर लोकतंत्रात्मक ध्येयों के विस्तृत संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए। और जॉन गॉस, पॉल एपिलबी आदि जो विचारक हैं, कुछ प्रसिद्ध अमेरिकी जो विचारक हैं, लोक प्रशासन शास्त्रियों ने अब खुलकर लोक प्रशासन के विषय में और राजनीतिक दृष्टिकोण का परित्याग कर दिया है तथा उनका अध्ययन विस्तृत राजनीतिक दृष्टिकोण से करने लगे हैं। और जॉन एम गॉस ने स्पष्ट किया है कि हमारे समय में लोक प्रशासन के सिद्धांत का अर्थ राजनीतिक सिद्धांत भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा पहला जो परंपरागत या संगठनात्मक दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत हम ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी पद्धति, विषय वस्तु पद्धति, वैज्ञानिक प्रबंध पद्धति, जीवन वृत्तांत पद्धति या राजनीतिक पद्धति के माध्यम से हम जो है लोक प्रशासन को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण जो यूनिट है, जो दूसरा महत्वपूर्ण जो हमारा पद्धति है जो पढ़ने का, वो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। जैसे शुरू में मैंने 3 दृष्टिकोण बताया, जिसमें पहला जो था वो परंपरावादी दृष्टिकोण, दूसरा जो है वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो हम थोड़ा सा इसका बेसिक चीज़ हम लोग चर्चा कर लेते हैं और इसकी जो बातें हैं उसको हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे कि ये कौन सी बातें हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। तो व्यवहारिक पद्धति क्या है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बिहेवियरल अप्रोच कहते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के उपरांत जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण उपागम के रूप में प्रयुक्त किया गया है। और इसमें जो इसके प्रमुख जो विचारक रहे हैं, साइमन, वीनर, सायर्ड, हैडी, स्टोक्स और रिक्स, FW रिक्स, तो आदि जो विचारक रहे हैं, आदि लेखक जो रहे हैं, वो लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं और संगठन में समूह की गतिशीलता पर फालेट के विचार वैज्ञानिक होने के लिए निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के मूल्यों को किनारे कर तथ्यों पर केंद्रित करने वाले हर्बर्ट साइमन का चिंतन, औद्योगिक श्रमिकों की समस्या के अध्ययन हेतु एल्टन मेयो के अध्ययन और प्रसिद्ध हाथॉर्न जो एक्सपेरिमेंट था लोक प्रशासन में व्यवहारिक जो दृष्टिकोण है के प्रचलन का प्रमुख जो है वो सीमा चिन्ह है। व्यवहारवादी शब्दावली के लोकप्रिय होने से बहुत पहले ही एल्टन मेयो ने एक व्यवहारवादी वैज्ञानिक था। व्यवहारवादी दृष्टिकोण परंपरावादी तथा औपचारिक दृष्टिकोणों से भिन्न है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण परंपरावादी दृष्टिकोण का स्थान नहीं लेता, अपितु उनका पूरक है, जिसका आग्रह है कि लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में विशेष बल इस बात पर दिया जाना चाहिए कि प्रशासनिक संगठन में मानवीय व्यवहार का स्वरूप कैसा होगा। और व्यवहारवादी दृष्टिकोण के प्रणेता लोक प्रशासन में व्यक्तिगत और सामूहिक प्रशासनिक एवं मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। और स्मिथ वर्ग के अनुसार लोक प्रशासन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अधोलिखित इसमें 4 विशेषताएं पाई जाती हैं। और जो पहली विशेषताएं हैं कि व्यक्ति और प्रशासनिक ढांचे में उसके व्यवहारों और संबंधों पर जोर देना। दूसरा जो है कि प्रशासनिक संगठन
का अध्ययन एक सामाजिक प्रणाली के रूप में किया जाना और पूर्व के संगठन के औपचारिक संबंधों के अध्ययन पर बल देना, जबकि अनौपचारिक संबंधों पर भी जोर दिया जाने लगा। और तीसरा जो है वो है कि संप्रभुता सिद्धांत के स्थान पर औचित्यता के सिद्धांत पर बल देना। और चौथा, संचार के साधनों में औपचारिकता के स्थान पर अनौपचारिकता के साधनों का अध्ययन करना। तो इस तरह से हम देखते हैं तो कि व्यवहारवादी की जो युग जो है या व्यवहारवादी दृष्टिकोण की शुरुआत जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। और इसमें जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसको छोड़ते हुए जो वैज्ञानिक मेथड्स था, जो व्यवहारिक मेथड्स था, उसको अपनाने का इसमें प्रयास किया गया है। तो आज हम लोग इसको यहीं तक देखेंगे, इसके बारे में चर्चा की हम लोग इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था लोक प्रशासन क्या है और उसकी प्रकृति क्या है, उसका अध्ययन क्या है, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जिसकी चर्चा हम उस क्लास में नहीं कर पाए थे, तो हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न बनता है जो फर्स्ट चैप्टर था इन मीनिंग स्कोप एंड नेचर से रिलेटेड, तो उसमें जो पहला प्रश्न है बनेगा, इम्पोर्टेंट होगा कि लोक प्रशासन का अर्थ एवं क्षेत्र का आलोचनात्मक परीक्षण करें या लोक प्रशासन के क्षेत्र का जो है वो परीक्षण करें। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि लोक प्रशासन के प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करें। ये भी एक प्रश्न जो है वो आ सकता है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद है कि आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन के महत्व पर, सिग्निफिकेंस पर बल दे। देखिए जनरली आपको कभी किसी टाइम में उसकी प्रकृति का पूछ दिया जाता है कि लोक प्रशासन के अर्थ को समझाते हुए उसकी प्रकृति की व्याख्या करें। कभी पूछा जाता है कि लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए उसके क्षेत्र की चर्चा करें। और कभी कभी जो है उसके महत्व की चर्चा भी एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। स्पेशली महत्व जो है वो सिग्निफिकेंस आपका दिया हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन इससे आते हैं इसलिए मैंने उसको अपने लेक्चर्स में उस पर भी थोड़ा बहुत जो है आपको बता दिया था, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको जो भी पढ़ना था मीनिंग स्कोप एंड नेचर, तो इन तीनों के अलावा मैंने इम्पोर्टेंस भी आपको इसलिए पढ़ाया। और कभी कभी अंतर पूछता है कि प्रशासन तथा लोक प्रशासन में अंतर को बताएं, तो आप उसके लिए भी आप चाहे तो इसको तैयार कर सकते हैं। तो वो भी क्वेश्चन आपको एक आ सकता है, क्योंकि 5 नंबर का एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या 1 वर्ड क्वेश्चन आता है, और बाकी जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो उसी आधार पर आपको क्वेश्चंस को तैयार करना है। आज का जो ये हमारा मतलब जो लेक्चर था जो उसके अध्ययन अप्रोचेज या मेथड से रिलेटेड था, तो इससे भी जो क्वेश्चंस आते हैं कि अध्ययन की जो, या तो आपको इसका डिफरेंस अलग अलग पूछ देगा कि आप सबके बारे में बताइए लोक प्रशासन के जो अध्ययन की पद्धति है। चूँकि ये स्पेसिफिक नहीं किया गया है आपके इस सिलेबस के अंतर्गत कि कौन सी किसी एक मेथड्स के बारे में, तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है वो तीनों मेथड्स को पढ़ेंगे। और अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो व्यवहारवादी और व्यवस्थावादी जो दृष्टिकोण है इन दोनों अप्रोच को समझेंगे। क्योंकि व्यवहारवादी मैंने शुरू की है, थोड़ा सा मैंने उसमें लेक्चर देकर छोड़ दिया है, तो व्यवहारवादी और व्यवस्थावादी जो सिद्धांत है वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे कि ये दोनों अप्रोच क्या हैं। और इन अप्रोचों के अंतर्गत भी बहुत सारे मेथड्स पढ़े जाते हैं, बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं, और उन मेथड्स को भी हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। और इससे भी जो प्रश्न बनता है मैं आपको बता देती हूँ इसी में कि लोक प्रशासन के अध्ययन के पद्धतियों की विवेचना करें, ये हो सकता है, आ सकता है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। इसके बाद अगर जो लोक प्रशासन का अध्ययन है उसकी विभिन्न विधियां क्या हैं, उन विधि जब पूछेगा तो इस दृष्टिकोण के अंतर्गत जो बहुत सारी विधियां हैं उनको चर्चा करनी होगी। और या तो पूछ सकता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो उसमें जो क्रिटिसिज्म किया गया है हर मेथड्स के लास्ट में, जो मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया है अपने लेक्चर्स में बताया भी है, तो उसको आप लोग उसमें लिखेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।
नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और अपनी नोट्स जो है वो बनाते रहें ताकि आपको एग्ज़ाम के समय कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और दूसरी बात है कि जो लोग भी नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि ये आपके क्लास से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यूजी और पीजी का जो है वो बहुत ही कम वीडियो जो है अपलोड है यूट्यूब पर। तो हम लोग को चूँकि अभी पढ़ाना है और ये कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के अंतर्गत हम लोग जो है वो चाहते हैं कि आपका जो पढ़ाई जो है वो चलती रहे बिना रुकावट के और होती रहे, और यही इस वीडियो को बनाने का प्रयोजन है। तो इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उठाएं, उठाते हुए जो है अपनी पढ़ाई पूरी करें। और जो भी कोई प्रश्न हो जो आप नहीं समझ सकते हैं वो आप पर्सनल व्हाट्सएप पे कॉल करके या फिर इसी जो आपका लेक्चर है उसके कमेंट सेक्शन में जाके जो है आप अपने प्रश्न को डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आज का समाप्त अब हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।